Good morning, Mohit, and good morning, Ankit. So, Happy New Year. So, I wish means both of you are taking the protection for the COVID, and right now, Miss Manish is with me, and Miss he will be taking the session into the mutual fund Sahi hai, means what exactly is the Sahi hai in the mutual fund. So, I think you all, Miss both of you, is able to share Miss see this screen, the mutual fund presentation. Yes. Okay, fine. So Manish is continuing here. Yes, Manish is with me. Okay, Manish, please come here. हेलो जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर के हमारी प्रेजेंटेशन देखने का समय निकाला। और आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब पैसे का अर्जन करें, खूब धन आप लोग अर्जित करें। फ्रेंड्स, ये जो आज हमारा प्रेजेंटेशन है ये म्यूचुअल फंड के लिए है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी तक लोगों के मन में बहुत सारी मिसकंसेप्शन रहता है कि म्यूचुअल फंड में नुकसान हो जाता है। एक्चुअल में क्या है, आज की तारीख में म्यूचुअल फंड जो है हर चीज का रिप्लेसमेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट का। ये सेविंग बैंक का रिप्लेसमेंट है, ये एफडी का रिप्लेसमेंट है, ये गोल्ड का रिप्लेसमेंट है, ये प्रॉपर्टी का रिप्लेसमेंट है। आपकी सारी जरूरतें आज आज की तारीख में म्यूचुअल फंड से पूरी हो जाती हैं। बस जरूरत इस बात की होती है कि हमें म्यूचुअल फंड में किस तरीके से पैसे डालने हैं और किस तरीके से पैसे कमाने हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें जानने के लिए सबसे पहले दो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। वो ये होता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि म्यूचुअल फंड सही है, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एक्चुअल में ये प्रेजेंटेशन इन्हीं दो चीजों को समझाने के लिए है। जब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी तब आप आसानी से इसमें पैसा बिगड़ डले डाल सकते हैं और अपने पैसे को वेल्दी बना सकते हैं, यानी अपने आप को वेल्दी बना सकते हैं, पैसे वाला बना सकते हैं। अब मैं आपको जो है प्रेजेंटेशन में शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअल में अभी जो है क्या कि हम लोगों के लिए जीवन में दो तरीके की पैसे की जरूरत पड़ती है। एक, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है जो हमें छोटे समय में जरूरत पड़ती है, जो 1 2 या 3 साल में हमें जरूरत पड़ती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म नीड बोलते हैं। शॉर्ट टर्म नीड में जैसे आपको टू व्हीलर खरीदना है, फोर व्हीलर खरीदना है, आपको वेकेशन में जाना है, या आपको इमरजेंसी फंड की आपको नीड है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म नीड बोलते हैं। और हमारे जीवन में एक दूसरी चीज होती है जो हमें लॉन्ग टर्म में पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, मकान खरीदने के लिए और अपने आप को अमीर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी म्यूचुअल फंड से पूरी हो जाती हैं। आइए अब समझते हैं कैसे। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें बैंक्स में क्या मिल रहा है। हम जब अपना पैसा बैंक्स में डालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है इस समय। अब जब हम बैंक में पैसा डालते हैं तो हमें अपने जमा किए हुए पैसे पे जो ब्याज मिलता है वो 4.9 से लेकर के 5.5 मिलता है नेशनलाइज्ड बैंक। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 1 लाख रुपए की एफडी बैंक में करते हैं तो 1 साल बाद हमें, अगर हम 5.5 माने, तो हमको 5500 रुपए का उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी हमें गेन मिलता है। ये 5500 रुपए हमारी इनकम में जुड़ जाते हैं, और एज पर हमारे जो टैक्स स्लैब में, जिस भी टैक्स स्लैब में हम आते हैं, उसमें ये पैसे जुड़ जाते हैं। अब इस चीज का क्या मतलब है कि जो हमें ये 5500 रुपए की जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इसका क्या मतलब है। देखिए, जब भी हम अपने पैसे कहीं पे निवेश करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पैसे कितने दिन में डबल होते हैं, या हम इंडियंस की एक टेंडेंसी होती है जानने की कि मेरा पैसा कितने दिन के अंदर डबल होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 72 का। इसका मतलब ये हो गया कि आपको आपके पैसे पर जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो अगर आपने उस इंटरेस्ट को एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट है, वो जो भी जिस परसेंट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अगर आप 72 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो फिगर आती है उतने समय में मेरा पैसा डबल होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से समझा रखा है कि जो हमें इंटरेस्ट मिलता है 5.5 का, 5.5 का जो हमें इंटरेस्ट बैंक में मिलता है, अगर हम उसको 72 से डिवाइड कर देते हैं तो फिगर आती है 13 की। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप अपना पैसा बैंक में डालते हैं तो आपका पैसा 13 साल में दुगना होता है।
इसी तरह से अगर आप 10% की टैक्स में आप ब्रैकेट में आते हैं तो आपका पैसा लगभग लगभग 14 ईयर्स में डबल होता है। अगर आप 20% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका पैसा 16 ईयर्स में डबल होता है। और अगर आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका पैसा लगभग लगभग 18 साल में दुगना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उतना गवर्नमेंट आप पे टैक्स चार्ज कर देती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पैसा जब हम सेविंग बैंक्स में रखते हैं, यानी हम जब बैंक में एफडी करते हैं, तो हमारा पैसा 14 साल से लेकर के या हम 13 साल से लेकर के 19 साल में हमारा पैसा दुगना होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है समझने की कि 18 साल या 13 साल में अगर मेरा पैसा दुगना हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है। इसको समझने के लिए हम बात करेंगे महंगाई पे। महंगाई का मतलब ये हो गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई होती है। गवर्नमेंट का डाटा ये कहता है कि महंगाई हर साल 7% के हिसाब से बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस चीज को खरीदने के लिए आज हम जो पैसा चुका रहे हैं, अगले साल 7% के हिसाब से हम उसमें पैसा ज्यादा चुकाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें कि अगर हम 1 लाख रुपए की अगर कोई गुड्स खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, या हम कोई सर्विस लेते हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए पे करते हैं, तो अगले साल मुझे उसी के लिए 1,07,000 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, ये होगी हमारी इन्फ्लेशन, मतलब 7,000 रुपए से उस चीज की महंगाई बढ़ गई। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो महंगाई बढ़ रही है और हमने अगर बैंक में पैसा रखा है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें अपने रखे हुए पैसे पे जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 5,500 रुपए का। यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि महंगाई तो बढ़ी 7% यानी 7,000 से, और आपका पैसा अगर बैंक में रखा तो आपको पैसा बढ़ा 5,500 रुपए। तो आपके बीच में जो डेफिसिट आया वो आया 1,500 रुपए का। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक में रखा हुआ पैसा महंगाई को पीछे नहीं कर पाता है, महंगाई को से आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका मतलब ये हो गया आपके पैसे में डेप्रिसिएशन लग गया, ऑटोमेटिक ही आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ और ऑटोमेटिकली आपके पैसे पे डेप्रिसिएशन लग गया। ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन ने, जो महंगाई ने पिछले 20-30 सालों में क्या इफेक्ट हमारे पैसे पे आया है, यानी हमें कितना ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। इसको समझने के लिए मैंने एक डाटा निकाला है। वो हमने गोल्ड का, पेट्रोल का, डीजल का और दूध का एक निकाला है, जो कि हर आदमी को रोज जरूरत पड़ती है। कुछ डाटा मैंने जो है पढ़ाई का निकाला है, कुछ डाटा मैंने अपनी शादी के खर्चे का निकाला है, कुछ मैंने जो हमारे घर के खर्चे हैं उसका निकाला है। तो वो डाटा ये शो करता है कि 1990 में जो गोल्ड का प्राइस था और आज गोल्ड का प्राइस 46,000 है, इसमें जो टोटल जो महंगाई बढ़ी है गोल्ड में वो 9% के हिसाब से तकरीबन बढ़ी है। 3,200 रुपए का गोल्ड आज जो है 30 सालों में वो तकरीबन तकरीबन 46,000 रुपए का हो गया है। ऐसे ही पेट्रोल है, जो 90 में, जो 1990 में जो पेट्रोल का भाव वो 10 रुपए के आसपास होता था, वो आज लगभग लगभग सन 2020 का मैंने डाटा लिया है तो वो 80 रुपए का हो गया है। जो हमारी पेट्रोल में जो महंगाई बढ़ी है वो 7% के हिसाब से बढ़ी है, ऐसे ही डीजल में 10% के हिसाब से बढ़ी है, और ऐसे ही हमारी महंगाई दूध में बढ़ी है। दूध में जो हमारी महंगाई बढ़ी है, 1990 में जो हमारा दूध की कॉस्ट 6 रुपए लीटर होती थी वो आज 60 रुपए लीटर है। जो एक्चुअल इन्फ्लेशन या जो एक्चुअल महंगाई हमारी बढ़ी है वो तकरीबन तकरीबन दूध में भी 8% के हिसाब से बढ़ी है। यही डाटा मैंने जो है अपने घर के खर्चों पे लिया है, यही मैंने हायर एजुकेशन में लिया है, और यही मैंने मैरिज कॉस्ट में लिया है। सन 2010 में, 2010 में जो हमारा महीने का खर्च होता था, अगर हमें मान के चले कि एक ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए का एक घर का खर्च होता था, तो आज वो 2020 में उसको 35,000 रुपए चाहिए, और 2030 में उसको मीट करने के लिए, उस खर्चे को मीट करने के लिए 75,000 रुपए चाहिए। ऐसे ही मैंने डाटा लिया है पढ़ाई का। सन 2010 में जो पढ़ाई का खर्चा 6 लाख रुपए का आता था वही आज 22 से 23 लाख रुपए आता है, और आने वाले जो है 10 सालों में यानी कि 2030 तक यही खर्चा बढ़ करके 45 से 50 लाख रुपए हो जाएगा। यही चीज हमारी मैरिज कॉस्ट में है। तो मैरिज जो आज से जो है, हम पीछे चले जाएं 15 साल पहले या 10-12 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं, तो एक मैरिज कॉस्ट 5 से 7 लाख रुपए में एक ठीक ठाक शादी हो जाती थी, लेकिन आज उसी शादी के लिए हमें 15-16 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और आने वाले समय में यही महंगाई अगर इसी तरीके से बढ़ेगी तो 2030 में उसी एक एवरेज कॉस्ट जो हमारी 25 से 30 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी।
तो एक्चुअल में क्या है, इसका समझने का तरीका ये है कि जो पैसा हमारा 1 लाख रुपए आज से 90 में था, उसकी वैल्यू आज क्या है, उसकी वैल्यू आज 30-40 सालों में घट करके 11,000 रुपए रह गई है। अगर हम 30 सालों को डाटा उठाते हैं 7% के हिसाब से, अगर महंगाई बढ़ती है तो 1 लाख रुपए की कीमत आज 11,300 रुपए रह गई है। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और हमारा पैसा या हमारी कमाई या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका पैसा महंगाई को बीट कर सके, यानी महंगाई से आगे तेजी के साथ बढ़ सके, या फिर उसमें आपको जो हमारी महंगाई है उसको पीछे छोड़ सके। और उसमें जो है हमारे पैसे में टैक्स की एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जब हम बैंक में पैसे रखते हैं एफडी में, तो हमारे एज पर टैक्स लॉ उसमें टैक्स लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, जिसके कारण से हमारी जो बैंक में रखी गई कमाई है वो भी कम हो जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल और लिया है, वो है इंश्योरेंस का। आजकल सभी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। तो एक एलआईसी जो हमारी सबसे बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एक टैग बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक्चुअल में क्या है, ये टैग तो सही है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पैसे को बहुत ज्यादा घटा देता है। मैंने अपना ही एक एग्जांपल लिया है। आज से करीबन 15 साल पहले, 16 साल पहले मैंने एक पॉलिसी ली थी, जीवन आनंद। जीवन आनंद का मैंने 5 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस लिया था, जिसकी वैल्यू जो थी वो अब घट करके, जो वैल्यू थी जिसका मेरे को पैसा देना पड़ता था वो साल का, या देना पड़ता है 25 से 30 हजार रुपए साल का, उस 5 लाख रुपए की प्रीमियम का देना पड़ता है। जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसकी तकरीबन 13 लाख रुपए होगी, और वो जब मिलेगा या तो मेरे को, मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, या फिर जब उस पे टेन्योर पूरा हो जाए तब हमें 13 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन जब मैंने 15 साल पहले लिया था तब 13 या 15 लाख रुपए में सब चीजें हो जाती थी, हमारी मकान भी आ जाता था, हमारी पढ़ाई हो जाती थी, और जो है हमारे बच्चे की शादी भी हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर किसी भी सूरत में अगर मुझे 13 या 14 लाख रुपए मिलते हैं, ना तो मैं बच्चे की पढ़ाई करवा पाता हूँ, ना मैं घर ले पाता हूँ, ना मैं बच्चे की शादी करा पाता हूँ, और ना ही मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा रख पाता हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैंने इंश्योरेंस भी खरीद लिया है तो भी मेरे पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। अब लोग कहते हैं कि आपको तो ये तो अगर मिस हैपनिंग हो जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। सवाल इस बात का है कि आज 15 साल बाद अगर 13 लाख रुपए मेरी फैमिली को मिल भी जाते हैं, तो मेरी फैमिली ना तो उसमें बच्चे की पढ़ाई करा पाएगी, ना वो मकान ले पाएगी, और ना ही वो शादी बच्चे की करा पाएगी। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस में भी पैसा डाल करके आप अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी पैसे को जो है पूरा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब हम आते हैं इसके लिए, मैंने वही बात जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेविंग वो होती है जो हम बचाते हैं, और इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हम बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हम सेविंग करते हैं तो सेविंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसकी जरूरत हमें 1 या 2 साल के लिए पैसे की जरूरत पड़े, उसके लिए हमें सेविंग करनी चाहिए। और कोई भी ऐसा पैसा जिसकी जरूरत हमें आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हो, उस पैसे की हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हमें इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए वो ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहां पे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग मिले। अब इस कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? कंपाउंडिंग का मतलब ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमने 7th 10th क्लास में जब पढ़ा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। हमारा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत ये है कि अगर हमारा पैसा 12% के हिसाब से बढ़ रहा है तो ये 6 साल में दुगना हो जाता है, 12 साल में 4 गुना हो जाता है, 18 साल में 8 गुना हो जाता है, और 30 साल में लगभग 64 गुना हो जाता है। यानी कि 1 लाख रुपया 12 साल में लगभग लगभग 4 लाख रुपए हो जाता है। अच्छा, इसको लेने के लिए कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेने के लिए, या कंपाउंडिंग को हमें अपने पैसे पे उपयोग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो ये होती है कि हमें एक लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना चाहिए, तभी हमें कंपाउंडिंग का महत्व मिलेगा। अब फ्रेंड, इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये बात तो मैंने कह दी कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए,
तो ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमें कंपाउंडिंग मिलती है? देखिए, कंपाउंडिंग जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें प्रॉपर्टी पे मिलती है, गोल्ड पे मिलती है, और तीसरी हमें मिलती है म्यूचुअल फंड्स में। अब सवाल इस बात का है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड्स है या हमारी प्रॉपर्टी है या हमारा गोल्ड है, प्रॉपर्टी और गोल्ड एक ऐसी चीज है कि जो हर व्यक्ति हर समय नहीं खरीद सकता है। मतलब अगर किसी को हर महीने अगर निवेश करना हो प्रॉपर्टी में तो वो नहीं कर सकता, उसके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो उसके बाद रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट इतनी महंगी हो गई है कि वो उस व्यक्ति को वो नहीं कर सकता है। उसमें अगर आप किसी को 1 ग्राम भी खरीदना है तो वो कुछ 5,000 रुपए कम से कम उसे महीने का चाहिए, नहीं तो वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स बचता है, जिसमें हम एक पैसे डाल करके लंबे समय में हम पैसा बना सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में कैसा पैसा बनता है वो समझने वाली बात है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो अभी तक तो वो था जो अभी तक आप लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं वो सबके साथ हो रहा है, लेकिन किसी ने उस पर अभी तक इतना, शायद मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ उतने गौर से नहीं सोचते हैं जिस हिसाब से सोचना चाहिए। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में दो चीजें होती हैं निवेश करने से पहले जो समझना बहुत जरूरी है। एक होती है म्यूचुअल फंड सही है, गवर्नमेंट बोलती है ये, और दूसरा जो है गवर्नमेंट ये बोलती है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब गवर्नमेंट ये तो बोल देती है लेकिन इस चीज को समझाने वाला ये ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट समझाती तो नहीं है। अब डिसीजन लेना है हमको, तो हम लोग सिर्फ रिस्क है, मार्केट का रिस्क है, इसमें इस सोच करके हम डर जाते हैं और हम अपने पैसे नहीं डालते। तो आइए आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें हम पैसे कैसे हम बना सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आती है वो रिटर्न आती है वो हमें 2.5 से 3% से लेकर के हमें जो रिटर्न आती है वो 18 से 20% की रिटर्न आती है। अगर हम कंपैरिजन करें बैंक से, तो बैंक्स में जो रिटर्न आती है या गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो रिटर्न आती है वो 2.5% से लेकर के 7% तक आती है। अगर हम जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो हमारा माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का वो एफडी, एफडी में जो रिटर्न आती है वो 5-5.5% की आती है, जिसमें आपका टैक्स लग जाता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न आती है वो 2.5% से 2.5 और 3% से लेकर के 18-20% की रिटर्न आती है। और ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो होता है जिसे अवधि कहते हैं, वो अवधि होती है हमारी 1 दिन से लेकर के 40 और 50 साल की हमारी, या हम कितना भी टेन्योर ले लें 100 साल तक की भी हमारी इन्वेस्टमेंट पीरियड हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 दिन का भी होता है। यानी अगर आपके पास 1 दिन के लिए भी पैसे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपने पैसे पे इनकम कर सकते हैं या अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, साधारणतः जो नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड काम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेट म्यूचुअल फंड्स और एक होता है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब इन दोनों में कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। जो ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये जो निवेश करते हैं अपना वो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं उनमें निवेश करते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो होता है, जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पेपर्स में ये निवेश करते हैं, जैसे कि बैंक्स निवेश करते हैं। फर्क ये है कि डेट म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट करता है, और जब आप बैंक्स के थ्रू जाते हैं तो बैंक्स करता है और आप पीछे से हट जाते हैं। भाई ये फर्क है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न्स आती हैं वो 2-3% से लेकर के 6 और 7% की रिटर्न आती हैं, और इसमें डेट म्यूचुअल फंड्स में जो हमारा निवेश का समय होता है वो 1 दिन से लेकर के 15-20 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात समझने की ये होती है कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ऑलवेज कंपेरेबल टू बैंक एफडी रिटर्न होते हैं। यानी कि अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले हैं तो आपका कंपैरिजन हमेशा बैंक की एफडी में क्या रिटर्न आ रहा है उससे ही होगा। और डेट म्यूचुअल फंड्स में डाउन साइड बिल्कुल ना के बराबर होता है। डाउन मतलब इसमें पैसा आपका सेफ रहता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में इसमें कोई रिस्क नहीं होता है पैसे डालने का। अब हम करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात। एक हमारा डेट म्यूचुअल फंड हो गया, एक हमारा होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो हमेशा स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जिसे हम बाजार बोलते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे जो है हमेशा बैंक्स के थ्रू, बैंक्स में के जैसे इंस्ट्रूमेंट में होता है वैसे जाते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि हमें डेट में क्यों पैसा डालना चाहिए और हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा क्यों डालना चाहिए। देखिए, जो भी हमारी नीड होती है पहले 1, 2 या 3 साल के लिए,
जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है तो हमें डेट म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए। और जब हमें लंबे समय के लिए जब हम पैसे की जरूरत होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालने चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जब हम मार्केट में रिटर्न करते हैं, मार्केट में पैसा डालने पे क्या रिटर्न आता है? मार्केट में पैसे डालने पे जो रिटर्न आता है वो 8-9% से लेकर के 18-20% का रिटर्न आता है। अगर हम बात करें एक टाइम फ्रेम की, तो 5 साल के निवेश पे जो हमें रिटर्न आता है वो एवरेज रिटर्न आता है, वो 12 से 15% का रिटर्न आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी के पास 5 साल के लिए, यानी कि 3 से 5 साल के लिए पैसा है, तभी वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालेगा। अगर किसी के पास 1 साल से कम के, मान लीजिए 3 साल से कम के लिए पैसा है, यानी उसके पास 1 साल बाद पैसे की जरूरत होगी, या 2 साल बाद पैसे की जरूरत होगी, या 3 साल बाद पैसे की जरूरत होगी, तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसे नहीं डालने चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, या हम इक्विटी एक्चुअल में क्या होता है कि एक एसेट क्लास होती है। जब भी हम किसी एसेट क्लास में पैसा डालते हैं, तो वो छोटे समय के लिए वॉलेटाइल होती है, मतलब छोटे समय में वो पैसा जो है ऊपर-नीचे हो सकता है। अब इसको मैं एग्जांपल से, अब आप कहोगे कि ये क्या बता रहे हो आप कि पैसा जब हम एसेट क्लास में डालते हैं तो नीचे हो सकता है। उसका एग्जांपल मैं आपको गोल्ड से देता हूँ। मान लीजिए आज सोने का भाव 48,000 रुपए है। अगर हम बात करें कि 1 साल बाद इसका भाव क्या होगा? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 लाख रुपए, उसकी जो हमारी गोल्ड का जो प्राइस होगा 48,000 रुपए का, इसका भाव या तो 52-53 हज़ार होगा, या मैक्सिमम 55,000 रुपए हो सकता है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 45,000 रुपए के आसपास का उसका जो है डाउन साइड हो सकता है, 46,000 रुपए हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने गोल्ड में निवेश किया है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो उस 10 ग्राम का, यानी कि जो वैल्यू आज 48,000 रुपए है, उसकी वैल्यू आने वाले समय में 5 साल, 10 साल बाद वो 65,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, सवा लाख कुछ भी हो सकती है। तो हमें ये ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास लंबे समय के लिए पैसा है, तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालूँगा। गोल्ड में जो हमें रिटर्न आती है, वो तकरीबन 7-8% की हमें रिटर्न आती है। लेकिन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न आती है, वो हमें तकरीबन 5 साल के बेस पे 12 से 15% की रिटर्न आती है। अब यहाँ पे एक चीज ये क्लियर है कि अगर मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, तो हम डेट म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहिए, और अगर हमें लंबे समय बाद पैसे की जरूरत है, तो हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारा पैसा कहाँ-कहाँ और कितना बनेगा? जब हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जो मैंने आपको कहा कि एवरेज रिटर्न 12 से 15 साल की होती है, इसमें मेरा पैसा कितना बनता है? हमें सबसे बड़ी बात ये समझने वाली बात, जब हम अपना पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, एक्चुअल में पैसा जो निवेश करने के तरीके होते हैं, वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो हम एसआईपी मोड में पैसा डालते हैं, और एक हम लमसम मोड में पैसा डालते हैं। लमसम मोड होता है हमारा एफडी मोड, जिसे हम एफडी मोड बोलते हैं, और एसआईपी होता है हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि हमें हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे डालने चाहिए, या हम डालते हैं। अब इसमें रिटर्न का जो हमने बात करी, 12 से 15% के रिटर्न का क्या मतलब है? एक लमसम मोड पे अगर हम बात करते हैं कि हमें हमारे निवेश पे 5 साल या 6 साल बाद 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 6 साल में हमारे 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए हो जाते हैं, 12 साल में ये 1 लाख रुपए के 4 लाख रुपए हो जाते हैं, 18 साल में ये 1 लाख रुपए के 8 लाख रुपए हो जाते हैं। अब इस 12% की कैलकुलेशन का मतलब, अब इस 12% की कैलकुलेशन का मतलब, अगर आप बैंक से कंपैरिजन करते हैं, तो बैंक में मेरा पैसा 13 साल से लेकर के जो डबल होता है, वो 18 साल में होता है। यानी आपका 13 साल में 1 लाख रुपए होता है, और अगर आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपका पैसा तकरीबन 18 साल में दुगना होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है हमारा बैंक में पैसा डालना और म्यूचुअल फंड में पैसा डालना। ये बात 100% श्योर होती है कि अगर किसी व्यक्ति का 5 साल का अगर निवेश है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12% 11% के हिसाब से बढ़ती है। अब हम बात करते हैं ये 15% का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि 15% का क्या है? 15% का मतलब ये है कि जो पैसा बैंक में आपका 13 साल में दुगना होता है, वही पैसा म्यूचुअल फंड में 15% के हिसाब से आपका पैसा 1 लाख का 2 लाख हो जाता है। 10 साल में ये 4 लाख हो जाता है 1 लाख का, और 15 साल में ये आपका 8 लाख रुपए हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कहाँ आपका पैसा बैंक में 5 साढ़े 5% के हिसाब से 13 से लेकर के 18 साल में दुगना होता है, और यहाँ पे आपका पैसा
15% के हिसाब से तकरीबन 15 साल में 8 गुना हो जाता है, यानी 1 लाख के 8 लाख रुपए हो जाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे जरूरत ये होती है कि हम अपने निवेश में बने रहें। पहले अगर किसी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं तो पहला एक, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए जमा किए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस 1 लाख रुपए की कीमत पहले साल 1 लाख रुपए की 95,000 हो जाए, 97,000 हो जाए, 92,000 हो जाए या 90,000 हो जाए, है ना? या फिर ये हो सकता है कि उसकी कीमत 1,15,000 हो, 1,10,000 हो, 1,15,000 हो, 1,20,000 हो। ये तो बात हो गई लमसम की। अब हम बात करते हैं एसआईपी मोड में। एसआईपी मोड में जब हम पैसा डालते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? एसआईपी मोड में जब हम पैसा डालते हैं, सपोज अगर हमने 5,000 प्रति माह डाला, ये एक मैं समझाने के लिए मैंने 5,000 रुपए की वैल्यूएशन ली है। एसआईपी मोड में आप पैसे कम से कम 100 रुपए प्रति माह भी डाल सकते हैं। 100 रुपए प्रति माह भी डाल सकते हैं, और ऊपर लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। यही खासियत है म्यूचुअल फंड्स की कि आप 100 रुपए प्रति माह से भी अपना म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कितने पैसे की जरूरत है और कितने समय के बाद जरूरत है, उसके हिसाब से आप अपने निवेश को बढ़ाया घटा सकते हैं। एक औसतन अगर हम लंबे समय की बात करते हैं, जैसे हम अभी तक यही बात कर रहे हैं कि मेरा पैसा कितने दिन में दुगना होता है या होगा, एक एसआईपी मोड में जब हम पैसा डालते हैं तो 12% के हिसाब से मेरा पैसा 5,000 रुपए के, ये 10 साल में जो पैसे जाते हैं 6 लाख रुपए जाते हैं, और इस 6 लाख रुपए की कीमत 11,20,000, लगभग लगभग 2 लाख दुगनी हो जाती है। और 15% के हिसाब से ये पैसा तकरीबन तकरीबन 2 गुना से ऊपर हो जाता है, यानी कि आपको 6 लाख रुपए की कीमत 13,15,000 रुपए बन जाती है। यही पैसा अगर आप 15 साल देते हैं, 5,000 रुपए प्रति माह, आपके पैसे जाते हैं 9 लाख रुपए। इस 9 लाख रुपए की कीमत आपकी 2.5 गुना, तकरीबन 2.5 गुना, यानी 23,79,000 रुपए हो जाती है। और 15 साल में 15% के हिसाब से ये आपकी कीमत, ये 2.9 मैंने लिख दिया है, ये 3.9 होगा, 3.19 होगा। ये पैसा आपका लगभग लगभग 3 गुना हो जाता है। 9 लाख रुपए की कीमत 30 लाख रुपए हो जाती है। 9 लाख की कीमत आपकी 15 साल में 15% के हिसाब से 30 लाख रुपए हो जाती है। 20 साल में यही कीमत आपकी 12% के हिसाब से आपके 12 लाख रुपए जाते हैं। ये 45 लाख रुपए, यानी कि आपके लगभग लगभग 4 गुना हो जाती है। और 15% के हिसाब से आपका पैसा लगभग लगभग आपका 5 गुना पैसा हो जाता है। और 25 साल में आपका पैसा 5 गुना हो जाता है। और 25 साल में आपके पैसे, ये 15 लाख रुपए आते हैं 5,000 रुपए के हिसाब से, ये आपके 5 गुना लगभग 85 लाख रुपए हो जाते हैं। और 15% के हिसाब से आपका पैसा लगभग लगभग, ये देखिए, देखना क्या आ रहा है यार ये। हम्म? ये आपका जो है करीबन करीबन आपका अ, ये आपके 10 गुना हो जाता है। ये मैंने 2.9 लिखा है, यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी है। ये 2.9 10 गुना पैसा हो जाता है आपको। देखिए 15 लाख के 1,37,00,000 रुपए हो गए 15% के हिसाब से। अब हम बात करते हैं रिस्क इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो रिस्क है, वो रिस्क आपका ये है कि आपके पहले 3 साल एसआईपी में वॉलेटाइल रह सकते हैं। वॉलेटाइल वॉलेटाइल का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीने की एसआईपी करता है और 3 साल में उसका 36,000 रुपए आता है, तो मे भी 3 साल बाद इसकी कीमत 40,000 रुपए या फिर 32 या 33,000 रुपए रह सकती है। लेकिन 5 साल अगर किसी की एसआईपी चल जाती है तो 5 साल में 60,000 रुपए आते हैं। 5 साल के बाद या 4 साल के बाद एसआईपी की वैल्यू नीचे आने की संभावना जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसआईपी के फायदे क्या हैं। एसआईपी आपको आपके जीवन में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर के आते हैं। आप एक हर महीने सबसे पहले आप अपने आप को देते हैं, खर्चा करने से पहले आप अपने आप को देते हैं, यानी आप अपने आप को पे करते हैं, जो पैसा आपको फायदा देता है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है कि मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपको उसका जो है फायदा मिलता है। तेज होता है तो तेजी का फायदा मिलता है, मंदी होती है तो मंदी का फायदा मिलता है। तीसरा फायदा आपको क्या मिलता है कि आपके पैसे को जब आप ऊपर भी खरीदते हैं, नीचे भी करते खरीदते हैं आप अपने जो है म्यूचुअल फंड, तो आपको एक एवरेजिंग मिलती है एक लंबे समय में, जो आपको फायदा देती है। चौथा बेनिफिट क्या है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है, यानी कि आपके पैसे पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है आपको। फ्रेंड्स, यही था जो आपको मैं समझाना चाहता था। म्यूचुअल फंड क्या है।
ये प्रेजेंटेशन है। मैं शायद मुझे लगता है कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी या अच्छी लगी होगी। अगर आप आपके कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए देखा ना, कोई है? हाँ है। सर आप पूछेंगे कुछ सवाल अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहें? देखिए कौन कौन है। ठीक है, अंकित भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे? मोहित जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? रचित जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं जी, अभी तो कोई ऐसा खास प्रश्न नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तब हो सकता है कुछ अदर जानकारी के हिसाब से फिर अगली बार। ये रचित जी आपको ये नोटिफिकेशन हम जो ऐड चलाते हैं वहां से मिली है? नहीं, मैं देवेश जी को जानता हूँ, उन्होंने अच्छा मुझे अच्छा भेजा। अच्छा, आप दिवेश को। एक्चुअली ये रचित मेरे बेटे का नाम है। अच्छा वो क्लास आशीष अटेंड सर, करता है चूंकि। आशीष हाँ सर, जी, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। ठीक है सर, आप एक काम करिएगा, जो है मेरा नंबर अपने फोन पे सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। मैं देवेश को बोल दूंगा, देवेश आपको नंबर मेरा शेयर कर देगा और मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। मेरी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं जो आप लोगों के लिए समय समय पर बहुत ही फायदे वाली चीजें होती हैं। मेरे पास म्यूचुअल फंड हाउसेस से, है ना, अपडेट आते अच्छा, रहते हैं जो मैं आपको अपलोड करूंगा, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा अगर आप मेरे मैसेज रेगुलर देखते रहे, है ना? बढ़िया है, अच्छी और बात है। लगभग लगभग अभी हमने ये एक्चुअल में प्रेजेंटेशन देना, अभी तो हम ऐसे ही काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। अभी लोगों को डरते ही रहते हैं और वो अपना पैसा नहीं डालते हैं। मुझे तकरीबन 20 साल हो गया ये काम करते हुए, तो अभी तक हम जो है ये ऑनलाइन मोड से ना आकर के अभी हम ऑफलाइन मोड पे ही काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें ऑनलाइन मोड पे, जिससे कि हम अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अभी आज भी हमारा दूसरा सेशन हाँ, है, इसलिए लोग थोड़े कम हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, आने वाले समय में धीरे 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 नंबर्स भी इंक्रीज होंगे। हाँ, बढ़ेंगे, ठीक है। और सर अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो, कभी भी कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी ज्यादा समझ बढ़ेगी, अगर समझ बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। सबसे पहली जरूरत है समझ आना कि म्यूचुअल फंड है क्या। आप गूगल करिए, खूब जो है देखिए उसको, जब आपको समझ में आ जाए तब आप मेरे से फोन करिए, तब मैं आपको बताऊंगा और कैसे कैसे इसमें चीजें होती हैं। ये तो आज एक बेस प्रेजेंटेशन था। हाँ, मैंने देखा ये काफी बेस था, आपने परसेंटेज वगैरह बताया इसमें भी। हाँ हाँ, ये पीपीटी भी मैंने बनाई है। मेरे को एक्चुअल में क्या है, अभी तक तो मैं लिख करके समझाता था, जी, तो अभी ये मैंने बनाई है तो उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो और इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन अच्छा था काफी, हाँ हाँ बेसिक ठीक, बहुत अच्छे थैंक यू थे। सर, थैंक यू। ऐसे ही जो एनकरेजमेंट मिलेगा हमको, बहुत 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 धन्यवाद। अंकित जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, अच्छा अच्छा, बट अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन अच्छी थी तो थैंक यू सर, थैंक और यू। समझ में भी आया है काफी अच्छा। हाँ ठीक है सर, आप मेरा नंबर आप जो है सेव करिएगा, बाकी आपको कभी भी कोई चीज की जरूरत हो तो आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सिखाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। मोहित जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर। मोहित जी है नहीं। और आप लोगों का, अंकित सर और मोहित सर और रचित जी, आपको बहुत 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 थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल समय हमको दिया और अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू धन्यवाद सर, आपको भी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। या थैंक यू आपको एवरीवन।